चलिए, आज कल जो हम टॉपिक अधूरे फिर से उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था विदेशी विवरण, है ना। ठीक है, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या है, कल और बहुत पहले से आप ये बात देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, विदेशी विवरण है प्राचीन इतिहास को जानने का एक स्रोत, है ना। प्राचीन इतिहास को जानने के 3 स्रोतों में एक साहित्यिक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिया है। आवाज कम आ रही होगी। एक मिनट। यार नहीं आता ना वो होता नहीं हो काफी रहते हैं वो बैंक में डाल के इसकी हल्दी छोड़ के घसते चलिए, आ रहा है माइक, अभी तो थोड़ा आ रही होगी ना आवाज में। ठीक, तो 3 स्रोत थे, साहित्यिक, विदेशी विवरण और पुरातात्विक। इसमें से कल तक हमने साहित्यिक स्रोत कंप्लीट कर लिए थे। विदेशी विवरण क्या है? विदेशी विवरण मतलब विदेशियों द्वारा लिखा गया विवरण, सीधी सी बात है ना। अब भारत में जैसे आज विदेशी आते हैं, पूरे दुनिया के लोग भारत आते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। ऐसे ही प्राचीन काल में भी हमारे देश में विदेशी यात्री आते थे और वो जिन जिन स्थानों पर जाते थे उनका विवरण लिखते थे कि आज वो इस दिनांक को यहाँ गए, इन्होंने ये देखा, यहाँ का राजा ये है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का खान पान ऐसा है, जलवायु ऐसी है, और पूरा विवरण लिख दिया। आज वो यात्री तो नहीं है लेकिन उनका लिखा विवरण है, समझ रहे हैं। वो यात्री नहीं है लेकिन उनका लिखा विवरण है और वो हमारे लिए प्राचीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसी को हम क्या कहते हैं? विदेशी विवरण। तो प्रमुख तौर पर आप देखेंगे तो हमारे देश में यूनानी यात्री और लेखक आए, हमारे देश में चीन से लोग आए, हमारे देश में अरब से लोग आए। ठीक है, और भी देश है जहां से लोग भारत आए और उन्होंने भारत के संबंध में अपना विवरण दिया और वो विवरण हमारे लिए प्राचीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, भाव सिंह ये एसी चलाओ। अब यूनानी यात्रियों में देखिए, एक यात्री और लेखक है हेरोडोटस, एक है टेसियस। ठीक है, हेरोडोटस है, टेसियस है, फिर आप देखेंगे इसमें मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, डायनोसियस है। ये तमाम लोग हैं। जैसे अभी आप और देखेंगे स्ट्रैबो है, प्लिनी है। ये वो यात्री हैं जो किस देश से संबंधित थे? यूनान से, और इन्होंने अपने विवरण में भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक, कल तक हमने हेरोडोटस
टेसियस और मेगास्थनीज की चर्चा कर ली थी। आपने देखा कि भारत के संबंध में लिखने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, भारत के संबंध में लिखने वाला पहला व्यक्ति हेरोडोटस है। और हेरोडोटस की कल हमने एक पुस्तक की चर्चा करी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस की एक पुस्तक की चर्चा करी हमने जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, फारस का मतलब क्या होता है बेटा? ईरान। तो हेरोडोटस बताता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, इसके बाद एक अगला व्यक्ति है टेसियस। कल हमने देखा कि इसने अपने वर्णन में इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही है कि उसको स्वीकार नहीं किया गया। बहुत अतिशयोक्ति बात कही है जो कहीं और किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। मान लीजिए टेसियस ने जो बात कही है भारत के संबंध में, अगर वो मेगास्थनीज भी कहता या डाइमेकस कहता या कोई भी कहता, अन्य ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ कहते, तो एक बार हम सोच सकते थे कि हो सकता है कि ऐसा सही हो। लेकिन टेसियस ने जो बातें कही हैं उसका मिलान किसी अन्य स्रोतों से नहीं होता, तो उस अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन को स्वीकार भी नहीं किया गया। ठीक है, और इसके बाद कल हमने चर्चा करी थी, लास्ट चर्चा हमारी जो थी वो किसकी थी? मेगास्थनीज की। आपने देखा कि मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति और उत्तराधिकारी। बात समझ रहे हैं? सिकंदर का सेनापति और बाद में उसका उत्तराधिकारी भी हुआ। उसके राजदूत के तौर पर मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 14 सालों तक ये भारत में रहा। और 14 सालों तक भारत में रहने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और इंडिका जब हम पढ़ते हैं तो हमें मौर्यों की बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो विलक्षण है। मतलब ऐसी जानकारी जो सिर्फ इंडिका में बताई गई है और आगे पीछे कहीं मिलती नहीं है। तो कल हमने मेगास्थनीज, टेसियस और हेरोडोटस पढ़े थे यूनानी यात्री और लेखकों के कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज डाइमेकस, डायनोसियस, स्ट्रैबो और प्लिनी। फिर हम पढ़ेंगे चीनी यात्री और लेखक। फिर हम पढ़ेंगे अरबी यात्री और लेखक कि चीन से कौन कौन आया। आपने नाम सुना होगा हेनसांग और फायान का, है ना? आपने अलबरूनी का नाम सुना होगा अरब से, है ना? तो यही लोग विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, भारत में रहे, इन्होंने देखा और लिखा, और वही जो देखा लिखा आज हमारे लिए प्राचीन इतिहास की जानकारी का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज पहली हेडिंग होगी आपकी डायमेकस। ठीक है, जो भी मैं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छे से करिएगा क्योंकि 45 मिनट बाद इन्हीं के क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत फोकस्ड हो करके, कहीं भी मन हो हटा दीजिए, यहां लगा लीजिए। ठीक है, कल वाले क्वेश्चंस तो दूंगा ही दूंगा और दो आज के भी दूंगा, 2-3। तो जो लिख रहे हैं बहुत अच्छे से लिखिए ताकि पन्ना पलटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डाइमेकस हेडिंग क्या होगी आपकी? डाइमेकस। चलिए डाइमेकस में लिखिएगा, यह है सीरिया के राजा, यह है सीरिया के राजा, यह है सीरिया के राजा एंटियोकस, यह है सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था जो मौर्य शासक, यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो
मौर्य शासक, बेटा एक मिनट, माइक के लिए ही बोल रहा हूं। हेलो मैडम, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? गधे को कुछ आता है? बेटा मैं लिख देता हूं, लिखिएगा सीरिया के शासक एंटियोकस, लिख दिया ना, ठीक है। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार, ठीक है। जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में विदेशी यात्री जो भारत आया था वो कौन था? एंटियोकस था। जैसे मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। वैसे ही डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए किसके शासनकाल में भारत आया है? मौर्यों के। तो इसका विवरण भी किसकी जानकारी से संबंधित होगा? मौर्यों की। तो इसी पर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि डाइमेकस का वर्णन मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है, ठीक है। डाइमेकस का वर्णन मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है, ठीक है। जिस काल में आया है उसी काल की तो जानकारी देगा। तो मौर्य काल में आया है तो मौर्य काल की जानकारी देता है, ठीक है। तो डाइमेकस का वर्णन मौर्य काल की जानकारी से संबंधित है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग, डायनोसियस। हाँ, डाइमेकस नहीं की थी, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे मौर्य काल तब इसकी चर्चा होगी। अगली हेडिंग, डायनोसियस। लिखिएगा यह है मिस्र के शासक, एक मिस्र के शासक थे, नाम है टॉलमी फिलाडेल्फस। यह है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस। यह है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में बिंदुसार ऑब्लिक अशोक। यह है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में बिंदुसार ऑब्लिक अशोक, दोनों का नाम लिखिए। बात क्या है? बात यह है कि माना जाता है कि जब ये आया भारत तब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था, और बिंदुसार की इसी के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो फिर अगला शासक कौन बना? अशोक। तो इसने बिंदुसार का भी शासनकाल देखा है और अशोक का भी शासनकाल देखा है। कई किताबों में आपको सिर्फ और सिर्फ बिंदुसार मिलेगा और कई किताबों में सिर्फ और सिर्फ अशोक मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों ऑब्लिक करके लिखवा दिए है कि यह मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में, ठीक है, बिंदुसार ऑब्लिक अशोक के शासनकाल में भारत आया था। अब सोचिए इसका वर्णन किससे संबंधित होगा? हाँ, तो इसका वर्णन भी मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है। इसका वर्णन भी मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है, ठीक है। इसका वर्णन भी मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है, ठीक है। इसका वर्णन भी मौर्य युगीन जानकारी से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है? चलिए
तो मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस ये तीनों किस काल से संबंधित है बेटा? मौर्य काल से, और मौर्यों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब मान लीजिए मेंस में आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मौर्यों की जानकारी देने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण लिखिए। तो आपको क्या करना है? मेगास्थनीज, डायनोसियस और डाइमेकस पर दो दो तीन तीन लाइनें लिख देनी है और इतने में आपका काम हो जाएगा। हमारे पास जो 7 मार्कर लिखने के लिए लाइनें हैं वो कितनी है? 11। ठीक है, और 11 लाइन में परिचय और ये तीनों का वर्णन बहुत आराम से आ जाएगा। ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि मौर्यों की जानकारी से संबंधित विदेशी यात्रियों के विवरण को बताइए। तो बस आपको क्या लिख देना है? मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस का विवरण लिख देना है। ये तो 3 हो गए यूनानी। अभी जब आप क्या देखेंगे? चीनी देखेंगे, फायान और हेनसांग। तो फायान और हेनसांग ने भी अपने वर्णन में किसकी चर्चा करी है? मौर्यों की चर्चा करी है। दोनों फायान और हेनसांग कहते हैं अशोक के स्वभाव के बारे में कि शासक बनने के पहले अशोक बहुत क्रूर हुआ करता था, बहुत अत्याचारी हुआ करता था, और फिर जब वो शासक बना, कलिंग युद्ध हुआ, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जानकारी दे रहे हैं, चीनी भी जानकारी दे रहे हैं, हेनसांग और फायान। भले वो बाद में आए तो क्या हुआ? एक बात समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस काल में आया है उसी काल की जानकारी दे। जो व्यक्ति जिस काल में आया है उस काल की जानकारी के साथ साथ उसके पहले की भी जानकारी दे सकता है। सीमा क्या है? वो उस काल में, जिस काल में है, वो उसके बाद की जानकारी नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, मैं कोई विवरण लिखूं, मान लीजिए मैं गया किसी देश, तो मैंने 2024 में जो देखा वो तो मैं लिख ही लूंगा, और मैं वहां के लोगों से पूछ करके, वहां का साहित्य पढ़ करके पुराना भी तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ, लेकिन 2025 का नहीं लिख सकता, या फिर अगले दिन का नहीं लिख सकता जिस दिन मैं कुछ कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई यात्री अगर गुप्त काल में आया है तो वो प्राचीन से लेकर के गुप्त काल तक का विवरण लिख सकता है, वो गुप्तोत्तर काल का नहीं लिख सकता। बात समझ में आ रही है? पहले का सब लिखा जा सकता है, बाद का कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये बेटा हो गया। अगली हेडिंग आप डालिएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, चलिए लिखिएगा। इसने जियोग्राफी, जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। इसने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी जिसमें इसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी जिसने एक टाइम पे लगा जिसमें तत्कालीन भारत के, इसने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी जिसमें तत्कालीन भारत के प्राकृतिक पर्यावरण एवं भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया गया है। बेटा भाव सिंह को कुछ सिखाओ। ठीक है, तो ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसकी है? स्ट्रैबो की।
और स्ट्रैबो ज्योग्राफी नामक पुस्तक में क्या बता रहा है कि जो तत्कालीन भारत है, दूसरी शताब्दी ईस्वी की बात है, कि वहां का प्राकृतिक पर्यावरण कैसा था। ठीक है, अगली और आखिरी हेडिंग है प्लिनी। प्लिनी, प्लिनी में लिखिएगा, इसने नेचुरल हिस्ट्री, इसने अशोक इसका कंडेंसर बदलवाओ, हाँ, संसाधनों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इससे भारत के खनिज संसाधनों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिएगा दो पुस्तकें, दोनों के नामों से ही उसका अर्थ निकल आएगा। प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल मतलब क्या? नेचर, प्रकृति, प्रकृति का इतिहास है ना, इसका हिंदी नाम नहीं है प्रकृति का इतिहास, नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। लेकिन समझिए, नेचुरल हिस्ट्री, नेचर की हिस्ट्री। तो नेचर की हिस्ट्री में क्या बताएगा प्लिनी? प्लिनी ने बताया कि भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन है, प्लिनी ने बताया कि भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं और कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। मतलब भारत का पूरा जो प्राकृतिक इतिहास है वो किस में मिलता है? प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, और स्ट्रैबो की रचना क्या है बेटा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या मिलेगा? भारत का प्राकृतिक पर्यावरण, दशाएं, ये सब सारी चीजें किसने? स्ट्रैबो ने किसमें बताई है? पुस्तक ज्योग्राफी में। ठीक है, क्लियर? डायनोसियस, डाइमेकस और मेगास्थनीज, ये तीनों किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, डाइमेकस बिंदुसार, और डायनोसियस बिंदुसार और अशोक दोनों से हम रिलेट करते हैं। आपने कल देखा टेसियस, इसका वर्णन जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसलिए स्वीकार नहीं है। और हेरोडोटस पहला व्यक्ति था जिसने भारत के संबंध में लिखा, और इसने किस में लिखा? अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट हुए वो लोग जो कहां से संबंधित थे? यूनान से, और जिन्होंने भारत के संबंध में अपना महत्वपूर्ण विवरण दिया। ठीक, तो पहली कैटेगरी विदेशी विवरण की यूनानी यात्री एवं लेखक कंप्लीट हो गए। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तब भी दूंगा, और बाद में तो ये आपको आना ही है। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिए चीनी यात्री एवं लेखक। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिएगा चीनी यात्री एवं लेखक। ठीक है, चीनी यात्री एवं लेखकों में बेटा आपको तीन नाम मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन नामों में एक दो तो आप जान रहे होंगे। कौन कौन से जान रहे हैं आप? फाहयान और हेनसान। एक और हम चर्चा कर लेंगे इत्सिंग की। ठीक है, तो सबसे पहला जो आया था वो कौन था? फाहयान, फिर हेन सांग, और फिर इत्सिंग। ठीक है, इन तीन लोगों की चर्चा करनी है हमें, जो कहां से संबंधित है? यूनान से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, चीन से संबंधित है। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा फाहयान। चलिए, फाहयान बेटा भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। समझ रहे हैं? फाहयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, और इसने जब भारत की यात्रा करी, इस दौरान जो शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त अलग है, और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। देखिए, समझ लीजिए, मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा कौन हुआ? बिंदुसार, और उसका बेटा हुआ अशोक। तो अशोक और बिंदुसार में तो कोई दिक्कत नहीं है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। सेम ऐसा ही नाम में कंफ्यूजन होता है,
जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त। बस इसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। देखिएगा, अगर चंद्रगुप्त के नाम में मौर्य लग जाए तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक। और अगर मौर्य नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, तो वो कौन व्यक्ति है? जो गुप्त वंश का संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक, इसका बेटा हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को कहते हैं विक्रमादित्य। तो बात समझने वाली क्या है? अगर चंद्रगुप्त सिंपल लिखा है चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, तो वो कौन है? मौर्य या गुप्त? गुप्त। और अगर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का। और समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, क्लियर है? तो जो फायान है, ये फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये भारत में रहा और भारत में रहने के दौरान इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फो क्यो की। अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और उस पुस्तक में मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक की जानकारी का वर्णन किया है किसने? फाहयान ने। अब आया गुप्त काल में और जानकारी मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक की, क्योंकि पहले मौर्य आए हैं फिर गुप्त आए हैं, तो इसने अपनी जानकारी शुरू करी मौर्यों से, अशोक से। अशोक के बारे में बताया कि अशोक का स्वभाव जो है वो बड़ा क्रूर था पहले, फिर बाद में जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने लोक कल्याणकारी कार्यों को करना शुरू करके महानता को प्राप्त किया। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए फायान और लिखिएगा भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। ठीक है, फायान में लिखिएगा भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। यह है गुप्त शासक, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। यह है गुप्त शासक, यह है गुप्त शासक। कौन है बेटा गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, यह है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, यह है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके यात्रा विवरण फो क्वो की से, इसके यात्रा विवरण फो क्वो की से मौर्य युगीन जानकारी से लेकर गुप्त युगीन तक की जानकारी तक की, मौर्य युग से लेकर, युग लिखिएगा, इसके यात्रा विवरण फो क्वो की से मौर्य युग से लेकर, इसके यात्रा विवरण फो क्यो की से मौर्य युग से लेकर गुप्त युग तक की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्य युग से लेकर के गुप्त युग तक की महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? फो क्यो की से। और फो क्यो की है क्या? फाहयान का यात्रा विवरण। ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी देखिए, अभी तो आपने फाहयान में पढ़ लिया कि इसकी रचना फो क्यो की है और इस हमें इससे मौर्य से लेकर के गुप्त तक की जानकारी मिलती है। जब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश, तो फिर हम एक 10 मार्कर क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, फाहयान का यात्रा विवरण। आपको 7 या 10 मार्क्स पर एक क्वेश्चन आता है कि फाहयान के यात्रा विवरण पर प्रकाश डालिए, तो फिर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि फाहयान ने क्या क्या बातें कही है। और तभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। ये पॉइंट तो यहीं लिख लो, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो कि फाहयान ने मालवा की जलवायु को
विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। फाहयान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। ठीक है। और जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल लिखेंगे कि और क्या क्या वर्णन किए हैं फाहयान ने अपने यात्रा विवरण फो क्यो ही। ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा हेन सांग। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए हेन सांग और लिखिए यह है गुप्तोत्तर काल में। हेन सांग में लिखिएगा यह है गुप्तोत्तर काल में ठीक है, यह है गुप्तोत्तर काल में सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह है गुप्तोत्तर काल में सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, यह गुप्तोत्तर काल में सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। लिखिएगा इसका यात्रा विवरण क्या है बेटा? CU की। ठीक है, इसके यात्रा विवरण CU की से भी लिख लीजिए। इसके यात्रा विवरण CU की से भी मौर्य युग से लेकर हर्ष युग तक की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक मौर्य युग से लेकर हर्ष युग तक की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये कौन है? हेन सांग। हेन सांग की रचना क्या है? CU की। और फाहयान की रचना क्या है? फो क्यो की। अब देखिए एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो आपको कभी अचानक सामने आएगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको आया फाहयान, अब आपको दो चीजों पे कंफ्यूजन होगा। पहला कंफ्यूजन होगा कि फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था? नहीं, वो तो अभी आपके सामने लिखा है तो बन रहा है। ठीक है, बाद में ये कंफ्यूजन होगा, कुछ टाइम बाद नहीं होगा, लेकिन अभी शुरू में होगा कि यार ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कि फाहयान के। हाँ, तो तब तुम्हें पता हो गया है ना, इनको भी तो बता दे। दूसरी चीज कंफ्यूजन पता है क्या होगा कि फो क्यों की फाहयान की रचना थी कि हेन सांग की रचना थी। अभी भले तुम्हें लग रहा कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा होगा। और ये इतना सरल पॉइंट है कि अगर ये गलत कर दिया तो प्री में अगर क्वेश्चन आया तो जो गलत करोगे तो उसका भारी नुकसान हो जाएगा, और मेंस में आया तो गलत लिखोगे तो भी भारी नुकसान हो जाएगा। इसको गलत नहीं करने देना है। तो इसके लिए एक छोटा सा आप तरीका याद रखिए। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान बस ये रखिए कि जैसे फाहयान है, शुरुआत होती है फाहयान की F से, और फो क्यों की भी शुरुआत किससे होती है? F से। तो F फॉर फाहयान, F फॉर फो क्यों की। तो अब एक चीज तो आपको बन जाएगी
कि फायान की रचना सी यू के नहीं हो सकती, फायान की रचना क्या होगी, फो क्यो की। अब बचा राजा वाला कंफ्यूजन कि कौन किसके शासन काल में भारत आया। तो आप देखिए एच फॉर हेनसांग और एच फॉर हर्षवर्धन, दोनों समस्या हल हो गई आपकी। कैसे, अगर मान लीजिए फो क्यो की, तो तुरंत याद आ जाएगा फो क्यो की, फा फॉर फो, फा फॉर फायान। इसका मतलब जब फायान की रचना है फो क्यो की, तो ऑटोमेटिक फिर एक अंडरस्टैंडिंग है कि सी यू की किसकी होगी, हेनसांग। भाई जब फो क्यो की फायान की है तो फिर तो सी यू के हेनसांग की ही होगी ना, मेगास्थनीज की थोड़ी हो जाएगी। एक चीज क्लियर। अब दूसरा कंफ्यूजन कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की हर्षवर्धन। तो तुमको ये पहले से पता हो जाएगा कि हर्षवर्धन, एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर हेनसांग, मतलब हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन। तो फिर ऑटोमेटिक ये दिमाग में चला जाएगा कि तब भाई जब हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, इसका मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन नहीं आ सकता, फायान। तो फायान किसके शासनकाल में आया होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बस ये दो बिंदु पकड़ लो, एफ एफ एच एच। तो प्री मेंस हर तरीके से क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा, वरना क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन जब पैदा होता है ना, तो 99% कंफ्यूजन में आदमी आंसर को गलत ही करता है, सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो अभी पढ़ाई नहीं है हमने, जब हम पढ़ेंगे ना तो देखिए, एक जैसे नामों पर कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेनसांग हो गया कंप्लीट। हेनसांग के बारे में डिटेल अध्ययन हम जब हर्षवर्धन पढ़ेंगे तब करेंगे, और आप देखेंगे कि हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में क्या क्या बातें कही है, ठीक है। और भी हेनसांग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। अगली हेडिंग जो आपकी होगी फायान और हेनसांग के बाद इत्सिंग, और लिखिएगा यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या अंतिम समय, उत्तरार्ध मतलब अंतिम समय, ठीक है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था, यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था। इसने एक लंबे समय तक नालंदा, इसने एक लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसने एक लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। इसने एक लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये 3 यात्री बेटा आपके कंप्लीट हो गए, कौन कौन, फायान, हेनसांग और इत्सिंग। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो एक कैटेगरी हमारी कौन सी यात्रियों की हो गई, यूनानी। एक कैटेगरी कौन सी हो गई, चीनी। अब एक कैटेगरी अरबी यात्री एवं लेखकों की देखते हैं, ठीक है। अरब से कौन कौन से लेखक आए और उन्होंने क्या बताया। अरब के 3 लेखकों को हमें देखना है, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। ये क्रमशः 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग डाल लीजिए बेटा, अरबी यात्री एवं लेखक। और अरबी यात्री और लेखकों में पहली हेडिंग आप डालेंगे सुलेमान। अरबी यात्री एवं लेखकों में पहली हेडिंग आप डालेंगे सुलेमान। और सुलेमान में आप लिखिए कि यह है 9वीं शताब्दी में भारत आया था। यह है 9वीं शताब्दी में भारत आया था।
इसका विवरण, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इसका विवरण पाल एवं प्रतिहार, इसका विवरण पाल एवं प्रतिहार वंश की जानकारी से संबंधित है। ठीक है, इसका विवरण पाल एवं प्रतिहार वंश की जानकारी से संबंधित है। ठीक है, इसका विवरण पाल एवं प्रतिहार वंश की जानकारी से संबंधित है। ठीक है, मतलब सुलेमान ने किसकी जानकारी दी है? पाल और प्रतिहार की। ठीक है, दूसरा है अल मसूदी। दूसरा है अल मसूदी, और अल मसूदी में लिखिएगा कि यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। इसका विवरण, यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। इसका विवरण प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, इसका विवरण प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों की जानकारी से संबंधित है। ठीक है, पाल और प्रतिहार की जानकारी से संबंधित है सुलेमान, और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की जानकारी से संबंधित है अल मसूदी का विवरण। ठीक है, और एक बहुत फेमस बेटा व्यक्ति, साहित्यकार और लेखक अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी में लिखिएगा कि यह 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी, महमूद गजनवी का नाम सुना है बेटा? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना? तो यह 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, यह 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी पुस्तक किताब उल हिंद ऑब्लिक तहकीक ए हिंद, इसकी पुस्तक किताबुल हिंद ऑब्लिक तहकीक ए हिंद से, इसकी पुस्तक किताब उल हिंद ऑब्लिक तहकीक ए हिंद से इसकी पुस्तक किताबुल हिंद ऑब्लिक तहकीक ए हिंद से राजपूत युगीन समाज एवं संस्कृति, इसकी पुस्तक किताबुल हिंद से राजपूत युगीन समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी पुस्तक किताबुल हिंद से राजपूत युगीन समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इस पुस्तक को 11वीं सदी के
भारत का दर्पण कहते हैं। इस पुस्तक को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? किताबुल हिंद को। ठीक है, किताबुल हिंद को कहते हैं 11वीं सदी के भारत का दर्पण। दर्पण मतलब आईना। ठीक है, तो 11वीं सदी की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? किताबुल हिंद, जो किसने लिखी? अल-बरूनी ने। ठीक है, चलिए, तो ये बेटा आपके सुलेमान अल मसूदी और अल बरूनी, ये आपके कौन कंप्लीट हो गए? अरबी यात्री एवं लेखक। ठीक, क्लियर? तो ये चीनी, अरबी और यूनानी यात्री और लेखक हैं जिन्होंने भारत के संबंध में अपने विवरण में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, इन तीन देशों के, इन तीन क्षेत्रों के अलावा भी बहुत से और ऐसे लोग हैं जो भारत आए हैं। तो एक हेडिंग डालिए अन्य यात्री एवं लेखक, और उसमें दो लोगों को लिखना है हमें। एक लिखना है मार्को पोलो को और एक लिखना है तारानाथ को। तो अन्य की हेडिंग डालिएगा यात्री एवं लेखक, और इसमें सबसे पहले लिखिएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो, और मार्को पोलो में लिखिएगा कि यह है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। यह है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। इसने इटली देश से, इटली जानते हो ना, देश से भारत की यात्रा करी थी। और इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह भारत में पांड्य राज्य, दक्षिण में एक राज्य था बेटा पांड्य राज्य, कहाँ? दक्षिण में। तो यह भारत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, यह भारत में पांड्य राज्य की यात्रा में आया था। ठीक है, यह भारत में पांड्य राज्य की यात्रा में आया था। ठीक, क्लियर? और एक लास्ट हेडिंग डाल लीजिए तारानाथ। तारानाथ, और तारानाथ में लिखिएगा कि यह एक तिब्बती यात्री था। यह एक तिब्बती, तिब्बत है ना चीन में, तो यह एक तिब्बती यात्री था। और इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कंगयूर एवं तंगयूर। कंगयूर एवं, यह एक तिब्बती यात्री था। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कंगयूर एवं तंगयूर, इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं या रचनाएं थी। ठीक है, यह एक तिब्बती यात्री था। कंगयूर एवं तंगयूर इसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ठीक है, तो ये अन्य यात्री एवं लेखकों में बेटा मार्को पोलो और तारानाथ हो गए, और इसके पहले अरबी, चीनी और यूनानी यात्री आपने देख लिए। ये दूसरी हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। क्या नाम है इसका? विदेशी विवरण। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को जानने के तीन स्रोत थे, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। तो साहित्यिक कंप्लीट हो गई। आज हमने क्या कंप्लीट कर ली? विदेशी विवरण की हेडिंग कंप्लीट कर ली। अब एक हेडिंग बची है पुरातात्विक स्रोत, जो कल कंप्लीट हो जाएगी। और कल ही मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लिखवा दूंगा कि मेंस में 7 और 10 मार्कर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम फिर उसकी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है,
चलिए, अब पुरातात्विक स्रोतों को शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, एक व्यक्ति और एक पुस्तक। चलिए, व्यक्ति में एक क्वेश्चन लिखिए हेनसांग, और पुस्तक में लिखिए किताबुल हिंद। ये 2 क्वेश्चन फटाफट लिखिए बेटा। और इससे जानकारी रखिए। ठीक है, जानकारी इसमें चलिए देखिए क्या और बेहतर किया जा सकता था। ठीक है,
चर्चा करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हेनसांग और एक क्वेश्चन है किताबुल हिंद। तो अब देखिए हमने जो डिस्कस किया था कि उत्तर कैसे लिखना है 2 मार्कर, उसमें एक खास बात थी कि क्वेश्चन को हमेशा परिचय से शुरू करना है। तो हेनसांग क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति के संबंध में प्रश्न ये होगा कि हेनसांग कौन था। तो हेनसांग कौन था बेटा? एक चीनी यात्री। तो पहला बिंदु इस पर होना चाहिए था कि यह एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। ठीक है, आप देखिए इसने ये पहला पॉइंट सही लिखा है। पहला बिंदु क्या होना चाहिए था? यह एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। फिर दूसरी बात, एक कब भारत आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गुप्तोत्तर काल में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, फिर तीसरी जानकारी क्या? इसका विवरण CU की है, जिससे मौर्य युग से लेकर हर्षवर्धन युगीन तक की समाज एवं संस्कृति या युग की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब क्या क्या आना चाहिए था? चीनी यात्री आना चाहिए था, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया ये आना चाहिए था, इसकी पुस्तक का नाम आना चाहिए था CUT, और ये भी आना चाहिए था कि CUT में मौर्यों से लेकर के गुप्तोत्तर तक हर्षवर्धन तक की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आप देखिए कि कौन सा बिंदु रहेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कि CUT की हर्षवर्धन, H फॉर हेमचंद, H फॉर हर्षवर्धन, और 4 क्यों की किसकी रचना है? तो फिर CUT किसकी होगी? ठीक है। अब दूसरा है किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद क्या है बेटा? पुस्तक है। तो इसके संबंध में पहला पॉइंट क्या होगा? यह एक प्रसिद्ध क्या है? अरबी ग्रंथ है। किसने लिखा है ये पहला पॉइंट है? क्या लिखा है पहला पॉइंट? ठीक है, तो पहले तो आप यही बता दें कि किताबुल हिंद एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसने लिखा है? अल बरूनी ने। तो आपको दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए था अल बरूनी द्वारा रचित है, या फिर आप ऐसे भी पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अल बरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए था? राजपूत युगीन समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत, और फिर इसे 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी। कितना लिख दिया? तो ये दोनों आंसर आपके 2 में से 2 के लिए है। ठीक है, तो अल बरूनी द्वारा रचित एक ग्रंथ आना चाहिए था, राजपूत युगीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी का स्रोत आना चाहिए था, और एक खास बात ये भी कि 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहते हैं, ये बिंदु भी इसमें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये बेटा थोड़ा सा आज हमने जो भी पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करी। कल 2-3 महत्वपूर्ण काम करने हैं। पहला तो आधे घंटे में पूरा तात्विक स्रोत कंप्लीट करना है। ठीक, दूसरा इस चैप्टर के क्वेश्चंस लिखने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और तीसरा 7 मार्कर आंसर कैसे लिखते हैं कल इसको भी डिस्कस करेंगे। 2 मार्कर कैसे लिखते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब कल डिस्कस करेंगे कि 7 मार्कर कैसे लिखते हैं। और जैसे मैं अभी आपको 2 मार्कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कल के बाद परसों से 7 मार्कर भी देना शुरू करूँगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस भी और 7 मार्कर भी, और परसों से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप सभी के हो जाने चाहिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कोशिश करें कि सब कोई बिल्कुल टाइम से क्लास पर रहे। ठीक है, अभी हो सकता है बीच से आए हो, कम समझ में आ रहा होगा, कल और थोड़ा, कल का तो टॉपिक बिल्कुल नया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा तात्विक स्रोत, अभिलेख और सिक्के हमें पढ़ना है। परसों से जो हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे उसमें सब कोई 0 से 7 आगे बढ़ेंगे। फेयर बढ़िया, आप यहीं क्लास में नोट्स बनाइएगा और आंसर राइटिंग करिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।